राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये विषय पे चूँकि लिटरेरी फेस्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, मैं लिटरेरी फेस्ट का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि हमने विषय जब रखा कि ऐसा टॉपिक पे हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए या नहीं, क्या वो लिटरेचर या लिटरेरी जो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं हमने, क्या उसके बीच में इस विषय पे चर्चा करना ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये हम लोग शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, देश में इतने सारे संगठन हैं, आज़ादी से पहले भी, और जब अंग्रेज़ आए थे तब से भी, और अब हम लोग अभी यहाँ पुरी में हैं, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में और बंगाल में छोटे छोटे सोसाइटीज़ और क्लब बनाने का बहुत कल्चर है, जहाँ पे अड्डा करते हैं लोग। तो ऐसे कितने सारे संगठन देश भर में चलते आए, सामाजिक विषयों पे काम करने वाले की संगठन है, राजनीतिक विषयों पे भी काम करने वाले संगठन है, पर ऐसे कई सारे संगठन आए गए, बनते हैं, बिगड़ते हैं। कई सारे वामपंथ विचार के भी संगठन हम देखते हैं, कैडर बेस्ड संगठन हम देखते हैं। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर हम कंपेयर करें तो किसी दूसरे कैडर बेस्ड संगठन से हम कंपेयर करें, ऐसा कौन सा संगठन है जो अपने निर्माण से लेकर अपने शताब्दी वर्ष में जब प्रवेश कर रहा है, लगातार उसका जो खिलाफ है वो बढ़ा ही है। उस पर बैन लगा, कई सालों तक आप ओपनली उसकी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते थे। जो सरकारी कर्मचारी हैं दशकों तक वो उसका पार्ट नहीं बन सकते थे ऑफिशियल। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे एक इतना ऑर्गेनाइजेशन आप वो उड़ीसा के भी ट्राइबल एरिया के छोटे शहरों में जाके, छोटे बिल्कुल गाँव में मिलेगा, वो आपको बस्तर में भी शाखाएं लगाते हुए मिलेगा, और वो दिल्ली के सीआर पार्क में भी आपको शाखाएं लगाई मिलता है, लोधी गार्डन में शाखाएं। तो इतना क्या, ऐसा क्या है उस संगठन में, ऐसी क्या कार्य पद्धति है कि कोई भी डिवीजन नहीं हुआ। इंडिविजुअल्स में कभी कुछ हुआ तो इंडिविजुअल्स निकले, पर वो संगठन में कभी डिवीजन नहीं। तो कभी उसमें व्यक्ति कितना बड़ा नहीं हुआ, उस संगठन का गुरु होता है उसका ध्वज। तो ऐसा क्या उसकी कार्य पद्धति है, ऐसा क्या इसका वो है, इसीलिए इस विषय पे चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उस संगठन के इतने अनुसांसिक संगठन हैं, आप देखेंगे आपको, मुझे लगता है 50 से ज़्यादा तो आपके बड़े कैडर बेस्ड संगठन है। मेरा संघ का स्वयंसेवक हूँ, पर मेरा मैं जिस संगठन से जुड़ा विद्यार्थी परिषद का आप देखेंगे कि आप मेंबरशिप देखेंगे, वो 50 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप भी देश में होती है। और मैं विक्रांत जी के साथ आज मैं इस सेशन में मॉडरेट कर रहा हूँ। मैं लगभग 2 वर्ष पूर्णकालिक था विद्यार्थी परिषद में, तो मैं पूर्णकालिक जब निकला था तो हमारे क्षेत्रीय संगठन में विक्रांत जी थे। तो पंजाब में लोग पूर्णकालिक निकल के आते थे पंजाब में काम करने के लिए। पहली बार ऐसा था कि मैं पंजाब में कार्यकर्ता, मुझे दूसरे प्रांत में बंगाल में मुझे पूर्णकालिक निकाला। तो इसलिए भी मेरे लिए विषय बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा क्या, विक्रांत जी से मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है जो कभी नीचे ग्राफ होने की बजाय हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे इतने संगठन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इतने प्रयासों के बाद भी हम लोगों को रोक नहीं। जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस फेस्टिवल में बुलाया और एक प्रासंगिक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। आपने कहा कि इतने बड़े फेस्टिवल में इस विषय को लेने के लिए आपको सोचना पड़ा। मुझे लगता है कि आज देश में सामाजिक संगठनों की जब चर्चा होती है तो एक जो थोड़ा जानकार है उसको सबको मालूम है कि संघ अगले वर्ष जो है, ये वर्ष जो है उसका शताब्दी वर्ष है असल। और संघ का शताब्दी वर्ष है, यानी एक बहुत जिम्मेदार संगठन का इतना लंबी यात्रा, और उस यात्रा के बीच में अब वो क्या करने वाला है, हर किसी की निगाहें उस तरफ जाती है। आपने प्रश्न सही किया। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक बहुत पहले पुस्तक पढ़ी थी, संघ कार्य के बलस्थान। लेखक का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस पुस्तक में बड़ा, जो आपकी बात आपने बोली अभी कि क्या कारण है कि इतना संगठन जो है इतना लगातार निरंतर चल रहा है, तो उसके कुछ 2-3 कारण मैं गिनाता हूं। एक तो ये देश जो है ना वो सनातन धर्मी देश है, और सनातन धर्म में सनातन जो विचार होता है उसका ग्राह्यता सबसे ज्यादा होती है। और स्वभाव तौर पर
जब व्यक्ति प्रकृति का पूजक है तो धरती को मां मानेगा, और हमारी धरती जो है वो भारत का प्रतीक है, भारत प्रतीक है धरती। तो जो भारत माता की जय का जो उद्घोष है, ये संघ के स्वयं सेवकों में हर रोम रोम में जो है ना रमा हुआ है। जब स्वयं सेवक प्रार्थना करता है, अंत में भारत माता की जय बोलता है, अभिवादन करता है, भारत माता की जय बोलता है, तो संघ की स्वयं सेवक की सबसे बड़ी शक्ति जो है, मुझे लगता है कि ये इस विचार में है कि हम भारत को, भारत माता को परम वैभव पे देखना चाहते हैं। और ये जो विचार है, किसी को बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। जब किसी युवक को, जब कोई युवक देश के इतिहास को पढ़ता है, सनातन के विचार को पढ़ता है, हमारे सनातन धर्म को समझता है, तो उसे सहजता में ग्राह्य हो जाता है कि हाँ, मैं भी भारत माता की जय करूं। भले ही वो स्वयंसेवक शाखा में नहीं जाता होगा, भले ही वो स्वयंसेवक जो है प्रत्यक्ष रूप से संघ का कार्य नहीं करता होगा, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में देश में ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वयंसेवक हैं जो भारत की जयकार के लिए काम करते हैं। दूसरी जो एक विशेषता है संगठन की, वो है सहज सरल कार्य पद्धति। बड़े बड़े लोग जब कभी हमारे संघ चालक से मिलने आते हैं, पूछते हैं कि आखिर संघ की कार्य का राज क्या है। तो एक बार रतन टाटा जी भी आए थे और नागपुर के संघ कार्यालय में उनका संवाद था। मुझे याद है कि वो सहज प्रश्न पूछा, तो संघ को शब्दों के अंदर समझाना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय प्रभु जी संचालक जी ने उनको यही उत्तर दिया कि संघ को समझना है प्रत्यक्ष शाखा में आकर के, वो भी एक दिन नहीं, आपको कई दिन तक शाखा में आकर के संघ को समझना पड़ेगा। कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं है, किसी प्रकार का एंट्री फॉर्म नहीं है, किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं है। जो एक बार स्वेच्छा से आकर कर परम पवित्र भगवत ध्वज को प्रणाम कर लेता है, वो स्वयंसेवक आजीवन स्वयंसेवक बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सहज सरल कार्य पद्धति, अच्छा कोई नहीं आता तो स्वयंसेवक से हटता नहीं है पद से, जिम्मेदारी से। वो नहीं आता तो भी स्वयंसेवक है, आता तो भी स्वयंसेवक है। तो जितनी भारत और भारतीयता के मन में उदारता है, सनातन धर्म में उदारता है, नास्तिक है तो ठीक है, आस्तिक है तो ठीक है, वैसा ही संघ में है कि संघ का स्वयंसेवक मन के अंदर, कर्म के अंदर, विचार के अंदर, मन कर्म विचार के अंदर अपने आप को इस भारत माता का पुत्र माने, वो अपने आप में स्वयंसेवक होता है। तो इतनी सहज सरल कार्य पद्धति के कारण और भारत माता के विचार के कारण, और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन संक्षिप्त समय मैंने आपको ये उत्तर दिया कि दो बड़े कारण हैं, जो विचार और सहज सरल कार्य पद्धति। उसके कारण मुझे लगता है कि संघ का कभी भी, कितने भी अवरोध आए हो, कहीं कोई रुकावट नहीं आई और रुकावट आएगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति जो है वो विचार से बड़ा है ही नहीं, संगठन से बड़ा है ही नहीं। व्यक्ति कोई है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो वैसे ही चलेगा। तो जिसमें व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है संस्था संगठन के अंदर, वो संस्था क्यों खत्म होगी? तो निरंतर वो बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। इसलिए चरे व्यक्ति की कामना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सहज बहुत है, और अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो क्या हम कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि ये कई बार आप कहीं भी लेख पढ़ेंगे, तो मैं कॉलेज में भी था, तो कई वहाँ पर थी ये लेख पढ़ाए, तो आप इधर खींचने की प्रयास किया, पढ़ाते थे, तो जब जितना मैंने पढ़ा उतना समझ में आया कि ये लोग समझ ही नहीं पाए हैं। नहीं, समझते वो अपने से ज्यादा हैं, वो समझना नहीं चाहते, और समझ गए तो व्यक्त नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपना विचार जीवित रखना है, उनको अपने विचार को बढ़ाना है। यदि वो अपने विचार को स्वीकार कर लेंगे तो उनका विचार कहाँ टिकेगा? इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा ना कि भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत की जय जयकार तो करेगा ही, और करना ही चाहिए, उसका धर्म है ये। तो ये तो विचारों का संघर्ष है जो किसी लेवल पर अपने आप को जीवित रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। इसलिए वो जानबूझ करके विचार का प्रतिकार कर रहे हैं, रास्ता अलग बता रहे हैं। बाकी कोई प्रतिस्पर्धा संघ के विचार के सामने कहीं है ही नहीं, कभी नहीं थी, कभी ना होगी। एक प्रतिस्पर्धा, राघव जी बैठे हुए हैं, राघव जी को मैं ट्विटर पे काफ़ी देखता हूँ, तो एक बड़ी प्रतिस्पर्धा इस विचार के अंदर ही चल रही है। एक तो संघ का विचार है, और एक विचार जो अभी नए लोग आ रहे हैं, जो स्वेच्छा से एक अलग तरह का मटेरियल पढ़ रहे हैं,
और वो भी हमारे विचार की बातें कर सकें, वो भी भारत माता प्रिय दिखना चाहते हैं, वो भी सनातन के प्रति ही काम करना चाहते हैं, सनातन का ध्वज जितना आगे बढ़े उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं, पर उनका आपस में संघ के विचार के साथ मेल नहीं खा रहा है। हालांकि वो लोग कितना भी मैंने देखा है कि अब्यूजिव हों, पर संघ की तरफ से कभी भी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई प्रतिक्रिया है, तो उसमें कैसी ऐसा है सेवन जी, जहां तक मैंने आपकी बात को समझा है, संगठन कोई भी हो व्यक्ति चलाते हैं, विचार कोई भी हो व्यक्ति ही उसको व्यक्त करता है। अब उसकी अभिव्यक्ति जो है ना अलग अलग शब्दों में होती है। मूल विचार जो है ना कभी भी दाएं बाएं नहीं होता। अब जैसे धर्म के 4 लक्षण हैं, सत्य बोलो, करुणा करो, तपस्या करो और शुचिता रखो। अब वो कोई भी धर्म मत पंथ संप्रदाय हो उनका विरोध नहीं कर सकते, इनका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग। तो संघ कोई भी परिवार हो जैसे जैसे बड़ा होता है उस बड़े संगठन के अंदर काम करने के तौर तरीकों में अंतर आता है। कोई तेज गति से बढ़ना चाहता है, कोई धीमे चल के बढ़ना चाहता है, धीरे चल के लगातार चलना चाहता है। चलना दोनों को है, तो उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से दिखेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। सिस्टम है इतना बड़ा और इतने संगठन हो गए कि वो लोग जो तेज चलना चाहते हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म है, जो लोग धीरे चलना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है। दोनों पैरेलल चलेंगे और आखिरकार जाकर के भारत माता को वेव पे पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। गोल तो सेम ही है, गोल सेम है। मैंने कहा ना 2 रास्ते हैं अलग अलग। कोई आदमी फास्ट चलना चाहता है, कोई आदमी धीरे धीरे चल के। जैसे संघ की जो कार्यशैली है अपनी, संघ के जो प्रचारक हैं, संघ की जो कार्यशैली है वो बड़ी दूरगामी कार्यशैली है, लॉन्ग टर्म कार्यशैली है। उनको शाखा लगाना है। कई बार हमारे अग्रजों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा है कि संघ केवल कार्यकर्ता व्यक्ति निर्माण करेगा और जो कार्यकर्ता बनेगा, व्यक्ति बनेगा, वो सब काम करेगा। तो संघ को प्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन की आवश्यकता नहीं है, संघ को बड़ी बड़ी गतिविधियों करने की आवश्यकता नहीं है। संघ का मूल काम है शाखा पद्धति के माध्यम से शाखा क्षेत्र में अपनी जो गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाना, शाखा पद्धति के माध्यम से व्यक्ति निर्माण करना, और उस माध्यम से जो व्यक्ति तैयार होते हैं वो अलग अलग अपनी इच्छा रुचि के अनुसार, जहां उसकी इच्छा रुचि होती है उसको वहां पे लग करके संघ के विचार को ही अलग प्रकार की कार्य पद्धति के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से समाज तक पहुंचाना, देश तक पहुंचाना और उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना। तो दोनों काम पैरेलल चलेंगे। स्वस्थ, जैसे प्रतिस्पर्धा का नाम सुना होगा आपने, किसी भी काम के अंदर प्रतिस्पर्धा तो होती है ना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कोई गलत नहीं होती। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यदि रहती है तो वहां तक बिल्कुल वो ग्राह्य है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? तो मुझे लगता है कई बार प्रतिस्पर्धा बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इसी से संबंधित सवाल है कि कई बार जब हिंदू विषयों पे बात होती है, चाहे वो बांग्लादेश में या देश में भी कहीं भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो एक आलोचना हमारे संगठन की जो होती है कि हम लोग बहुत लेट रिएक्ट करते हैं, या जितना जवाब देना चाहिए या जितना रिएक्शन हमें करना चाहिए वो नहीं करते। तो इस सवाल को या इस चीज़ पे हम लोगों का क्या है, क्या हम वाकई में लेट रिएक्ट करते हैं या जितना करना चाहिए उतना? यानी ये भी उन 2 विचारों की ही स्ट्रगल है दोनों का। किसी को लगता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा रिएक्शन होना चाहिए। एक वर्ग है जो क्रांतिकारी होता है, जो तुरंत रिजल्ट चाहता है, जो चाहता है कि भी ऐसा हो जाए। मुझे याद है कि जब जेएनयू के अंदर जो भारत को तोड़ो का नारा लगा था, उस समय घटना है जब उस प्रकार की घटना हुई, देश भर में कितना आक्रोश था और लोगों की प्रतिक्रिया थी कि जेएनयू के ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। क्या वो समाधान था क्या? तो ऐसे जो दोनों ही चीजें, विचारों का ही दोनों का अंतर है। एक वर्ग चाहता है, जो यूथ है या जो फास्ट चलना चाहता है, वो चाहता है कि ऐसा एक्शन होना चाहिए। और संघ की कार्यशैली, जैसा मैंने कहा ना, बहुत सहनशील कार्यशैली है। वो उचित समय का इंतजार करती है और उचित तरीके से उसकी प्रतिक्रिया करती है।
इसलिए दोनों का स्ट्रगल रहेगा। बाकी कुछ चीजों में मतभेद हो सकता है, लेकिन वो मतभेद केवल कार्यप्रणाली में है, विचार में मतभेद नहीं है। इस पे काफ़ी यह चर्चा हुई, मेरे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए इससे। एक और हम लोग इसमें सोच रहे हैं कि जब तक प्रतिकूल माहौल था, हमारे पूर्वी विरुद्ध विषम परिस्थितियों में हम थे, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हमारी जड़ें और मजबूत। पर जब से अनुकूल माहौल आया है, तब से क्या ऐसा है कि अब हमारे जो नए स्वयंसेवक उनसे जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनकी प्रेरणा देश के लिए और विचार के लिए काम करने की बजाय दूसरी चीज़ दिख रहा है। तो क्या इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं, तो इससे क्या हमारे संगठन का जो कैडर बेस हम लोग जो सोचते हैं, शाखाओं के बारे में सोचते हैं, उन पर कितना आप खुद हैं, आपको कितना वो चीज़ों में लगता है कि कितना निगेटिव हमारे लिए होगा या कितना हम लोग को कमज़ोर बना सकता है भविष्य में? देखिए शिवम जी की पीढ़ी के परिवर्तन का जो चुनौतियां हैं वो सबके सामने आती है। समाज के सामने भी चुनौती है, वही चुनौती संघ के सामने। मेरी उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब जानते हैं कि जब हम बच्चे थे तब हमारे घरों में 7-8 मेंबर होते थे, और आज जो है जो बच्चे 20 साल के 18 साल के, उनको मालूम है कि उनके घर में 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चा होता है। तो जो पीढ़ियों का अंतर है उसके कारण जो समाज में परिवर्तन आया है, संयुक्त परिवार की कल्पना थी, घर के अंदर सब प्रकार की समस्याओं के समाधान घर के अंदर मिल जाते थे, हर प्रकार का जो शादी होती थी, ब्याह होता था, जन्म होता था, मरण होता था, तो सहयोग करने वाले लोग आसपास के लोग आ जाते थे। तो जो चुनौतियां समाज के सामने आई है कि वहां पर लोग नहीं है, युवा नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, वही चुनौती प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संघ के सामने भी आती है। क्योंकि आज के 40 साल पहले के संघ की कल्पना करेंगे तो संघ का काम जो दिखाई देता था वो सीधा सीधा शाखा में दिखाई देता था। आज संघ का काम शाखा के साथ साथ में विविध संगठनों में दिखाई देता है। आज आपने स्वयं ने कहा कि लगभग 40 से ज्यादा संगठन अखिल भारतीय स्वरूप ले चुके हैं। एक विद्यार्थी परिषद जिसमें मैंने जब काम प्रारंभ किया 89 में, मुझे याद है राजस्थान की, पूरे राजस्थान की मेंबरशिप जो है वो मुश्किल से कोई 10,000 तक पहुंचती थी। आज सुजी राजस्थान में 4 लाख मेंबरशिप है। तो हर संगठन का ऐसा ही ग्राफ बढ़ा है। तो अब जो है हमें संघ को प्रत्यक्ष रूप से केवल शाखा में देखना चाहिए। ये जो इतने लोग अन्य मंचों में काम कर रहे हैं, अभी अभी आपने देखा कि महाकुंभ का आयोजन हुआ, संघ ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सक्षम नाम के संगठन ने वहां पर इतना बड़ा एक सेवा कार्य किया जो गिरी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया उसका। 1 लाख लोगों के आंखों के ऑपरेशन उसने किए, चश्मे दिए, इलाज किया। सेवा भारती ने, भारत विकास परिषद ने, किसान संघ ने, अधिवक्ता पर, सब संगठनों ने अपने अपने हिसाब से सेवा कार्य करके और कुंभ के मेले में जो पर्यावरण का एक संदेश दिया, एक थाली और एक थैला के नाम से, उसके पीछे कोई और नहीं था, संघ ही होते हैं। काम कोई करता है, जैसे कहा ना संघ ने कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ के स्वयं से कुछ भी काम छोड़ेगा नहीं। तो ये जो चीज दृश्य दिखाई देता है उसको दूसरे रूप में देखने की आवश्यकता है। चुनौतियां हैं, मैं मानता हूं। आज मोहल्ले के अंदर जब विद्यार्थियों को बुलाने के लिए निकलते हैं गली में, घर में कोई बच्चा ही नहीं है, घर में तो आएगा कहां से वो? फिर पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है उसके ऊपर, पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है कि वो सुबह पढ़ने से शुरू होता है और शाम तक कम से कम 12-15-16 घंटे पढ़ता है बच्चा। हमें याद है कि हमने स्कूल से आने के बाद बस्ता फेंकने के अलावा कोई काम नहीं किया। दूसरे दिन जब स्कूल जाते तब बस्ता समेटते थे। तो ये अंतर जो है ना हर जगह आया है, लेकिन इस अंतर को जो है हमें दूसरे रूप में, सकारात्मक रूप से भी देखने की आवश्यकता है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी को सौभाग्य से एक अच्छा लीडर मिला हुआ है, एक अच्छा समय मिला हुआ है, जो भारत को हर क्षेत्र में आज अग्रणी बनाए हुए है और भविष्य की उम्मीद उसके मन में है। चाहे वो मन की बात के माध्यम से हो,
चाहे वो परीक्षा के अंदर बच्चों से चर्चा करने के माध्यम से हो, लेकिन हर बच्चे के मन में एक उम्मीद है कि आने वाले 2047 में मैं विकसित भारत देखूंगा। ये कोई कम बात नहीं है, और उसमें कोई ऐसा नहीं कि उनका ही योगदान होने वाला है। जिनका 80 साल उम्र हो गई, 75 साल उम्र, उनके तो योगदान होगा कोई, उनका योगदान होगा जो आज 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है। तो उम्मीद जो है भारत से पूरी दुनिया को है, और भारत के युवा को अपने आप एक विश्वास है। इसीलिए आज हर क्षेत्र में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत अग्रणी है, और जिस तेज गति से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम अपनी आंखों के सामने इस भारत को विकसित भारत के रूप में देखेंगे, और जैसा हम चाहते हैं वैसा देखें। चुनौतियां हैं, तो इन्हीं चुनौतियों को से डील करने के लिए या उन्हें फेस करने के लिए पिछले वर्ष 2023 से शायद शुरू हुआ कि संघ ने एक पंच परिवर्तन करके एक विषय उठाया, और उसको लेके अलग अलग विषयों, अलग अलग संगठनों ने और सबने उस पर चर्चा करना शुरू किया। तो एक बार आप उस पर प्रकाश डालें, पंच परिवर्तन है क्या? मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताता हूं इस विषय की। सबसे पहले इस विषय के ऊपर हरियाणा के समालखा में संघ की प्रतिनिधि सभा के अंदर स्पीच हुआ था। सबके सामने वो विषय सबके सामने आया, और विषय क्यों आया? विषय इसलिए आया कि संघ को अपना शताब्दी वर्ष में समाज में एक परिवर्तन के लिए कार्य करना था। इन पंच परिवर्तनों जो विषय है वो नए नहीं है, वो हम लोग अलग प्रकार से पहले भी उन विषयों पे काम करते आए हैं, लेकिन किसी न किसी निमित्त हमको कुछ विषयों को जो है प्रमुखता से, प्रभावी तरीके से, प्राथमिकता से लेना पड़ता है, लेना चाहिए। तो यहां जो सब लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि जो इस सेशन का सब्जेक्ट है, टॉपिक है 100 ईयर ऑफ आरएसएस। तो 100 वर्ष संघ की स्थापना को हो गए हैं। ये जो 2025 का वर्ष है, इस 2025 के वर्ष में ही संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में, और परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने छोटे छोटे बाल स्वयंसेवकों के साथ में संघ की कार्य को प्रारंभ किया, और इन 100 वर्षों में संघ के 25 वर्ष भी आए, 50 वर्ष भी आए, 75 वर्ष भी आए, और अब हम 100 वर्ष मना रहे हैं। तो बीच में एक बैठक के अंदर प्रश्न आया कि क्या संघ को शताब्दी वर्ष में कुछ बड़े आयोजन करने चाहिए क्या, उत्सव मनाना चाहिए क्या? तो मुझे याद है कि अभी अभी ग्वालियर के अंदर वर्ग था, ग्वालियर में सरसंघ चालक जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा कि संघ की इस 100 साल की यात्रा को उत्सव के रूप में मनाने का कोई विषय नहीं है। देखिए सोच में कितना बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे छोटे छोटे संगठन होते हैं जो सोचते हैं कि 25 साल पूरे हो गए तो उसको बनाओ, रजत जयंती दिवस बनाओ और बड़े आयोजन करो, बड़े अधिवेशन करो। लेकिन हमारे सरसंघ चालक जी ने बड़ा निर्देश दिया कि उत्सव का विषय नहीं है, आत्मचिंतन का विषय है कि जिस काम को लेके हम निकले थे उस काम को करने में आखिर 100 वर्ष लग क्यों गए, हमारी कार्य पद्धति में क्या कमी रह गई, हमारे कार्यकर्ता में क्या कमी रह गई जिसके कारण हमको और भी अधिक काम करने की जरूरत पड़ेगी। वो हमारी कार्य पद्धति, कार्यकर्ताओं के दम पे हमने जो लक्ष्य हासिल तय किया था उस लक्ष्य पे पहुंच भी तो नहीं पाए। इसलिए संघ ने जो इस शताब्दी वर्ष में 2 प्रमुख लक्ष्य रखे हैं, एक अपने कार्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। जिस शाखाओं की जो संख्या है, क्योंकि संघ का जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है उस शाखा में मिलता है, तो शाखाओं की संख्या 1 लाख तक लेके जाना, ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है कि जो लोग शाखा में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है, शाखा में आने वाले तो मुश्किल से 2-3% लोग हैं तो सीधा शाखा से जुड़े हैं। बाकी समाज के अंदर एक व्यापक परिवर्तन किस आधार पे करना, तो पंच परिवर्तन, 5 तत्व रखे। उन 5 तत्वों के गर्भ में क्या है, उनके पॉइंट तो है कि पर्यावरण, समरसता, परिवार प्रबोधन,
और कुटुंब, पर्यावरण, समरसता, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी, इन 5 विषयों को लेकर के पंच परिवर्तन का सूत्र दिया। लेकिन जब मैंने भी इसके बारे में थोड़ा डीपली और अध्ययन किया तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए कोई नए विषय नहीं है। हम लोग अपने अपने धार्मिक आयोजनों में समय समय के ऊपर उद्घोष लगाते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये जो उद्घोष लगाते हैं उसका मर्म भी यही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन का जो मर्म है, व्यष्टि से व्यक्ति से समष्टि तक का विकास। तो व्यष्टि, परिवार, समाज, देश और दुनिया, सृष्टि, इन्हीं 5 तत्वों के संरक्षण के लिए सृष्टि का संरक्षण कैसे होगा? तो पर्यावरण से होगा, जिसमें जल, जंगल, जमीन सारी सृष्टि आती है, तो उसका संरक्षण हमें करना है। दूसरा जो विषय है, भारत या कोई भी देश अपने आप को कैसे समृद्ध करेगा, तो स्व के भाव से करेगा। जब हमारे अंदर स्व के भाव का जागरण होगा, वो चाहे भाषा के रूप में हो, चाहे भूषा के रूप में हो, खान पान के रूप में हो, वो किसी भी रूप में। स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय तक सीमित नहीं है। इस स्व के भाव के जागरण के अंदर एक बड़ा व्यापक विचार है जो सब तरह से भारत को समृद्ध करेगा। और समरसता का जो भाव है, हम सब जानते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबको साथ लेके आगे बढ़ने का नारा है। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू चिंतन जो है, जो इस भूभाग में रहने वाले व्यक्ति मात्र की कार्य, उसकी जीवन शैली है, तो ये सब समाज को साथ लेके चलना। जो भेदभाव है किसी भी लेवल के ऊपर, भाषा के लेवल के ऊपर, भूषा के लेवल के ऊपर, खान पान के लेवल के ऊपर, उन भेदभावों को नष्ट करके समाज को समरस बनाना। क्योंकि आप जानते हैं कि तोड़ने वाली शक्तियां उतनी ही तेज गति से प्रभावी काम करती हैं, तो जोड़ने वाली शक्तियों को भी उतना ही काम करना पड़ता है और तेज गति से काम करना पड़ता है। इसलिए समरसता का भाव समाज को जोड़ेगा, और समाज जुड़ेगा तो देश एकजुट होगा। आज हम जितने भी दुनिया भर में हिंदू समाज के ऊपर कहीं हमले देखते हैं, कहीं आक्रमण देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी संख्या कम हुई है, इसके कारण आक्रमण हुए, कहीं वो बिखरे इसलिए आक्रमण हुए। तो इन सब की एकजुटता कैसे होगी? तो समरसता से होगी। और समरसता आएगी जब हमारी परिवार व्यवस्था मजबूत होगी। तो इस परिवार व्यवस्था को भी हमको हर दृष्टि से, जो दुनिया के किसी बड़े से बड़े संकट को झेलने में सक्षम है। आज हम सब ने कुछ वर्षों पहले कोविड का पीरियड देखा। दुनिया के छोटे छोटे देश जो समृद्ध थे, हर प्रकार से सुविधा संपन्न थे, लाखों मौतें हुई, लेकिन भारत की परिवार व्यवस्था के कारण, भारत की कुटुंब व्यवस्था के कारण, एक दूसरे की संभाल के कारण हमने बड़े से बड़े संकट को जो है पार पा लिया। हमको लगा कि ये प्रधानमंत्री थाली क्यों बजा रहे हैं, लेकिन वो थाली बजाने में मात्र से ही जो है ना, जितनी एक ऊर्जा का जागरण हुआ, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो है हमारे परिवार को एकजुट रखती। हमारे परिवार का जो संबंध है आपस में एक दूसरे का, वो संबंध किसी भी ऑफिशियल स्ट्रक्चर में मिलना असंभव है, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलना असंभव है। भाई का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति, माँ का पिता के प्रति, हर जो अपना भाव है वो दुनिया का श्रेष्ठ भाव है, और जिसकी अभिव्यक्ति हमारी रामायण करती है। तो जो परिवार का एक सामूहिकता का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो हमें शिक्षा देता है, वो रामायण है, जहां हर सदस्य जो है अपने त्याग को ऊपर रखता है, अपने अधिकार की बात कहीं नहीं करता। तो ऐसे परिवार प्रबोधन हमारे समाज में, क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें इस परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगी, सफल भी करनी हुई है। आज जो पारिवारिक न्यायालयों के अंदर मुकदमों की ढेर है, घरों में तलाक की घटनाएं बढ़ी है, तो चुनौतियां हैं इसके सामने। लेकिन उन चुनौतियों को पार पाने के लिए इस परिवार व्यवस्था को, कुटुंब प्रबोधन को हमें प्रभावी ढंग से साथ में लेना पड़ेगा। और इन चारों बातों का कोई आधार बिंदु है जो संघ की शाखा में हम लोग व्यक्ति निर्माण करते हैं, ऐसा जो शाखा में नहीं आता, उस युवक को भी नागरिक कर्तव्यों के माध्यम से उसको एक देश का सजग और
समर्थ नागरिक बनाना। तो नागरिक कर्तव्य के नाते जो 11 बिंदु संविधान के अंदर दिए हैं, जिनको दुर्भाग्य से हमारे संविधान के अंदर 28 साल के बाद जोड़ा गया। जब संविधान बना था तब नागरिक कर्तव्यों का स्थान नहीं था संविधान के अंदर। 28 साल बाद में 1978 में उनको जोड़ा गया। उन 11 बिंदुओं को वो किसी भी रूप में अपन उसको ले ले, वो धर्म के ही तत्व हैं। एक व्यक्ति के नाते मुझे देश के लिए क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, परिवार के लिए क्या करना चाहिए, वही उन 11 बिंदुओं में है। तो उन बिंदुओं के आधार पे हम देश की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, देश के जो संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्य, उनका जागरण संपूर्ण समाज में हमको करना पड़ेगा। तो इन 5 बातों के आधार पर हम सृष्टि से लेके व्यष्टि तक की चिंता, इसको आधार बना करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में गांव-गांव बस्ती तक जाने का एक अभियान लेने का निश्चय किया है। उसमें कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे, लेकिन हर घर घर तक संपर्क करना, हर घर घर तक संदेश पहुंचाना, और मंदिर, शमशान, पानी, ये जो 3 चीजें हैं, इसमें समाज को बिल्कुल समानता मिले, कई प्रकार भेदभाव न हो, ऐसी एक व्यवस्था जो करने के लिए इस पंच परिवर्तन का व्यापक रूप से समाज में लागू होना बहुत आवश्यक है। आज के समय का मैं समझता हूँ युग धर्म भी यही है और राष्ट्र धर्म भी यही है।